मैं सेट पे प्रॉप की तरह यूज होने वाली अपनी एक कैंसर डायग्नोसिस रिपोर्ट गलती से घर ले आता हूँ। डिनर के टाइम मेरी यूजुअली कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाइफ विवियन स्टर्लिंग मुझसे पूछती है कि मेरे पास कितने महीने बचे हैं। मुझे लगता है वो हमारे 5 साल के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, तो मैं जवाब देता हूँ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। वो एकदम चुप हो जाती है। बाद में मैं चुपचाप अब्रॉड पढ़ने चला जाता हूँ। आधे साल बाद जब मैं वापस आता हूं तो दोस्तों से पता चलता है कि विवियन अपने मरे हुए पति को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। जिंदा है तो उसका चेहरा देखना है, मर गया है तो उसकी हड्डियां देखनी है। इस शहर को उल्टा पुल्टा कर दो, बस उसे मेरे पास वापस ले आओ। खैर प्रेजेंट में वापस आते हैं। मिस स्टर्लिंग, डिनर रेडी है, हम खा सकते हैं। लेकिन विवियन अभी भी उसी कैंसर डायग्नोसिस रिपोर्ट की सोच में खोई है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सिर्फ मेरे ड्रामा का एक प्रॉप है। विवियन होश में आती है। टेबल पर 3 डिशेस और एक सूप है, सब उसकी पसंद का। लेकिन आज रात उसे बिल्कुल भूख नहीं है। कुछ बाइट्स खाने के बाद वो मुझे देखती है और पूछती है, कितना टाइम बचा है? मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूं, फिर समझता हूं कि उसका मतलब पक्का हमारे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट से है। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। मैंने इस दिन के लिए खुद को बहुत पहले से तैयार कर रखा था। आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी तो विवियन की सेक्रेटरी ने मुझे एक सीरियस वार्निंग दी थी कि विवियन ने मुझे अपना पति इसलिए चुना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी फैमिली उस पर शादी का प्रेशर डाल रही थी, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा चेहरा उसके फर्स्ट लव से काफी मिलता जुलता है, जो 5 साल पहले अब्रॉड चला गया था। आसान शब्दों में कहूं तो उसके फर्स्ट लव के जाने के बाद मैं बस एक सब्स्टिट्यूट हूं, और अब उसका फर्स्ट लव वापस आने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसके अचानक किए गए सवाल का पक्का यही मतलब है कि वो चाहती है मैं उसके लिए जगह खाली कर दूं। जैसे ही मेरी बात खत्म होती है, मैं विवियन के चेहरे पर एक हल्की सी सिकुड़न नोटिस करता हूं। मैं मन ही मन गहरी सांस लेता हूं और आगे कहता हूं, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए मिस स्टर्लिंग, जब टाइम आएगा मैं खुद चला जाऊंगा। मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। ऑनेस्टली मैं समझता हूं अपने फर्स्ट लव को पूरे 5 साल मिस करने के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो इंसान उसके साथ किसी और आदमी को देखे। ये बहुत नेचुरल है। इन सालों में उसने मेरे साथ काफी डिसेंट बर्ताव किया है। मुझे उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं करनी चाहिए। एक काम करते हैं मिसेस स्टर्लिंग, मैं जितनी जल्दी हो सके मूव आउट कर लूंगा, लेकिन यॉर्क फील्ड में घर मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मुझे 3 दिन का टाइम दे सकती हैं? 3 दिन में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं चला जाऊंगा। तुम सच में इतनी बुरी तरह जाना चाहते हो? मेरी इस बात से पता नहीं विवियन को क्या ट्रिगर कर दिया। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन दिख रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि उसके कहने का क्या मतलब है। उसका चेहरा एकदम आइस कोल्ड हो गया और वो खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें मूव आउट करने को नहीं कहा, तुम यही रहोगे और चुपचाप आज्ञाकारी बनकर रहोगे। फिर वो सीधे वापस अपनी स्टडी में चली गई। मैं बस ब्लैंक होकर उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। विवियन रेयरली, शायद ही कभी मुझसे पहले बात करती है, और जब भी करती है तो वो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आज उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी। साफ था कि वो इसे जल्दी सेटल करना चाहती थी, और मैंने तो खुद ही जाने का ऑफर दे दिया था। लॉजिकली देखा जाए तो उसे खुश होना चाहिए था, तो फिर वो इरिटेट क्यों है? थोड़ा सोचने के बाद मुझे समझ आ गया। आखिरकार वो $1 बिलियन फीमेल सीईओ है। वो अभी भी अपनी जुबान की वैल्यू करती है। वो शायद इस मामले में अपनी फेस वैल्यू नहीं खोना चाहती, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के बचे हुए 1 महीने की रिस्पेक्ट करना चाहती है। वो हमेशा से ऐसी ही रही है। इन सालों में वो मेरे साथ कोल्ड रही है, लेकिन उसने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा है। फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना अक्ल के काम करूं। मुझे जल्दी से एक जगह ढूंढनी चाहिए और जल्दी मूव आउट कर लेना चाहिए। डिनर के बाद मैं सफाई करता हूं और कॉफी टेबल से एक फोल्डर उठाकर अपने बेडरूम की तरफ जाता हूं। इस ड्रामा की शूटिंग 3 दिन में शुरू होने वाली है और मुझे जल्दी से इसे स्टडी करना है। जैसे ही मैं फोल्डर खोलता हूं, मैं फ्रीज हो जाता हूं। शिट, मैं वो डायग्नोसिस रिपोर्ट घर ले आया था। यह रिपोर्ट मेरे कैरेक्टर के लिए एक प्रॉप है। लिली ने पक्का इसे गलती से स्क्रिप्ट के साथ डाल दिया होगा। डिनर के बाद मैं अपनी डेस्क पर बैठता हूं और स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ता हूं।
मैं हमेशा से बहुत सीरियस रहा हूं। मैं जो भी करता हूं उसमें अपना 100% देता हूं। लैली ने मुझे इस बार जो रोल दिलवाया है वो एक लो बजट वेब ड्रामा में सिर्फ 5th मेल लीड का है, लेकिन फिर भी मैं इस कैरेक्टर को समझने में अपना पूरा पैशन लगा देता हूं। जल्द ही रात के 9 बज जाते हैं। मैं अपनी घड़ी देखता हूं, उठता हूं और किचन की तरफ जाता हूं। विवियन एक वर्कहॉलिक है, खासकर पिछले कुछ सालों से, जब से उसने फैमिली कंपनी टेक ओवर की है। वो इतनी बिजी रहती है कि अक्सर खाना भूल जाती है, जिसकी वजह से उसे सीरियस पेट की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जब मुझे ये पता चला तो मैंने फेमस ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर से कंसल्ट करने में काफी पैसे खर्च किए, पढ़ने के लिए मेडिकल बुक्स के ढेर खरीदे और एक मेडिसिनल दलिया डेवलप किया। ये जादू की तरह काम करता है। जब से विवियन ने ये दलिया खाना शुरू किया है, उसके सिम्टम्स काफी कम हो गए हैं। इसलिए हर रात मैं उसके लिए एक बाउल बनाता हूं, यहां तक कि जब वो घर से दूर होती है, ऑफिस में लंबे समय तक रुकती है, तब भी। बारिश हो या धूप, मैं उसे डिलीवर करता हूं। 5 साल। एक एम्प्लॉय के तौर पर मुझे लगता है मैं काफी क्वालिफाइड हूं। खुशबूदार दलिया जल्द ही रेडी हो जाता है। मैं एक पूरा बाउल निकालता हूं और स्टडी के दरवाजे तक जाता हूं। वहां पहुंचते ही मुझे विवियन की आवाज बाहर आती हुई सुनाई देती है। वो शायद फोन पर है। उसकी आवाज अनबिलीवेबली सॉफ्ट है। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि हमेशा आइस कोल्ड रहने वाली विवियन का ऐसा सॉफ्ट साइड भी है। क्या तुम जल्दी वापस आ रहे हो? गुड, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी और उसकी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इन 3 सालों में मैंने उसे अपनी एक उंगली भी टच नहीं करने दी है। कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में खत्म हो रहा है, मैं तब उसे सब क्लियर कर दूंगी। मैं थोड़ी देर वेट करता हूं जब तक वो फोन नहीं रख देती, फिर दरवाजा नॉक करता हूं। विवियन दरवाजा खोलती है। मिस स्टर्लिंग, ये फ्रेश दलिया है, इसे गर्म ही पी लीजिएगा, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं उसे नीचे रखता हूं और जाने के लिए मुड़ता हूं। क्या तुम्हारी कोई विश है? विवियन अचानक पूछती है। मैं रुकता हूं, फिर चेहरे पर एक जेंटल स्माइल ले आता हूं। मुझे पता है, जब से विवियन ने स्टर्लिंग ग्रुप टेक ओवर किया है, वो हमेशा काइंड रही है। उसने अकेले दर्जनों होप स्कूल्स बनवाए हैं और वो यॉर्कफील्ड में एक जानी मानी फिलेंथ्रोपिस्ट है। शायद उसे रियलाइज हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो वो अपनी तरफ से कोई जेस्चर दिखाना चाहती है। थैंक यू मिस स्टर्लिंग, मैं धीरे से अपना सिर हिलाता हूं। 5 साल पहले आपने मुझे एक बार में 5 मिलियन दिए थे। इन सालों में आपने मुझे कई गिफ्ट्स भी दिए हैं। ये जरूरत से ज्यादा है। मेरी अभी कोई विश नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू। विवियन शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूं, वो फिर बोलती है, मैं एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को जानती हूं। वो देश और विदेश दोनों जगह फेमस है, स्पेशली लंग डिजीज में बहुत स्किल्ड है। मैंने उसे पहले ही कॉल कर दिया है। मैं तुम्हें अभी उसका कांटेक्ट भेज दूंगी, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। जब मैं ये सुनता हूं तो मेरे सीने में गर्माहट सी फैल जाती है। 5 साल पहले जिस अनाथालय में मैं बड़ा हुआ था, वहां आग लग गई थी। वहां के डायरेक्टर ग्रैंडपा हेज अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने के लिए बार बार आग में कूद गए थे। वो बहुत बुरी तरह जल गए थे और उनके लंग्स में इतना धुआं भर गया था कि उन्हें सीरियस लंग डिजीज हो गई थी। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि मैं ग्रैंडपा हेज के ट्रीटमेंट और अनाथालय को दोबारा बनाने के लिए पैसे जमा कर सकूं। मैंने विवियन को कभी इस बारे में नहीं बताया। मुझे लगा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। उसने पक्का खुद से चुपचाप इसके बारे में पता किया होगा। थैंक यू मिस स्टर्लिंग, मैं पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड के साथ कहता हूं। अगले दिन मैं जल्दी उठता हूं और एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाता हूं। विवियन के उठने का वेट करते हुए मैं लिविंग रूम में खड़ा होकर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करता हूं। 8:20 पर विवियन पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती है। मुझे मानना पड़ेगा, ये औरत लुक्स में एकदम ब्रेथ टेकिंग है। कोई भी आउटफिट उस पर एक अलग ही चार्म देता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर है, माइक्रोवेव में मैंने आपके लिए थोड़ा दूध गर्म कर दिया है। कई सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहे ले सकती है। विवियन हल्का सा नोट करती है, टेबल पर बैठती है और ग्रेसफुल तरीके से छोटे छोटे बाइट्स लेती है। जैसी एक अमीर खानदान की लड़की से उम्मीद की जाती है, विवियन को बचपन से ही एलीट एजुकेशन मिली है। उसका हर मूव इंटेलिजेंस और ग्रेस से भरा होता है। उसे देखना एक डिलाइट है। विवियन को शांति पसंद है, इसलिए मैं उसके सामने अपनी लाइंस प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे ही मैं मुड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगता हूं, वो पीछे से आवाज देती है, हे, मैंने कल रात तुम्हारे लिए डॉक्टर जेनसन को बुक कर दिया है।
वो आज यॉर्कफील्ड सेंट्रल हॉस्पिटल में एक एकेडमिक एक्सचेंज के लिए आ रहे हैं। वहां पहुंचकर बस उन्हें कॉल कर लेना। मैं नोट करता हूं और उसे थैंक यू बोलता हूं। विवियन वापस अपना सिर नीचे करके चुपचाप खाने लगती है। मैं वापस अपने रूम में जाता हूं, थोड़ा फ्रेश होता हूं और थोड़ी देर बाद मुझे बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। विवियन पक्का काम के लिए निकल गई होगी। मेरे रेडी होने के बाद मैं हॉस्पिटल के लिए कैब लेने बाहर निकलता हूं। जैसे ही मैं अपना फोन निकालता हूं, एक लग्जरी व्हाइट कार मेरे सामने आकर रुकती है। शीशा नीचे होता है और विवियन का एक्सक्विजिट चेहरा दिखता है। बैठो, मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगी। मैं उसी जगह फ्रीज हो जाता हूं। मुझे पता है ये कार उसके लिए क्या मायने रखती है। विवियन की लग्जरी कारों के फ्लीट में ये सबसे ऑर्डिनरी कार है, लेकिन ये उसके फर्स्ट लव की तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट था। विवियन इस कार को किसी खजाने की तरह सहेज कर रखती है। उसे अपनी $10 मिलियन की स्पोर्ट्स कारों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसे वो एक्सट्रीम केयर के साथ पैम्पर करती है। वो इस पर एक सिंगल स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने आज तक किसी भी आदमी को इसमें नहीं बैठने दिया है, मुझे भी नहीं। इट्स ऑल राइट मिस स्टर्लिंग, मैं कैब ले लूंगा। अगर इस पर कोई स्क्रैच या दाग लग गया तो मैं आपको पे बैक अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। विवियन की भौहें तन जाती हैं। मैं हकलाता हूं और उसकी और भी ज्यादा कोल्ड होती जा रही नजरों के सामने फाइनली मेरे मुंह से थैंक यू निकलता है और मैं चुपचाप ओबीडियंटली अंदर बैठ जाता हूं। कार के अंदर का माहौल बहुत अजीब तरीके से शांत है, लेकिन तभी विवियन अचानक साइलेंस तोड़ती है और उसके शब्द मुझे चौंका देते हैं। यह डायग्नोसिस कब हुआ था? मुझे लगता है वो ग्रैंडपा हैस की बात कर रही है। 2 साल पहले। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पजल्ड हूं। वो आज बहुत बातें कर रही है। वो तो पूरे 1 साल में भी इतना नहीं बोलती, लेकिन उसकी अच्छी इंटेंशंस के बारे में सोचकर मैं जवाब देता हूं। मिस स्टर्लिंग, आप काम में बिजी रहती हैं। मैं इन चीजों से आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज में इरिटेशन है जब वो कहती है, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लीगली हम अभी भी हस्बैंड और वाइफ है। तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें छुपानी नहीं चाहिए। वो फिर से आह भरती है। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। आधे घंटे बाद कार यॉर्कफील्ड सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने रुकती है। मेरी थोड़ी देर में एक मॉर्निंग मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना। पैसों की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं उसे दिल से थैंक यू बोलता हूं। विवियन मुझे एक नजर देखती है और फिर गाड़ी ड्राइव करके चली जाती है। मैं हॉस्पिटल के 3rd बेड की तरफ चलकर जाता हूं। उस पर एक 60 साल के आसपास का आदमी लेटा हुआ है। उसका चेहरा आग की वजह से बहुत बुरी तरह डिसफिगर हो चुका है। कई प्लास्टिक सर्जरीज के बावजूद वो अभी भी डरावना दिखता है, लेकिन उसकी स्पिरिट्स हाई हैं और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ईथन, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि काम ज्यादा जरूरी है? तुम्हें रोज एक बूढ़े आदमी को कंपनी देने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा, मैंने आपके लिए एक लंग स्पेशलिस्ट ढूंढा है। वो आज एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हॉस्पिटल में ही है। मैं उन्हें थोड़ी देर में यहां चेकअप के लिए ले आऊंगा। मैं बेड के पास बैठकर सेब छीलने लगता हूं। आधे टाइम बाद डॉक्टर्स का एक ग्रुप राउंड्स के लिए रूम में आता है, जिन्हें एक लंबी फीमेल डॉक्टर लीड कर रही है। मास्क पहनने के बावजूद आप सिर्फ उसकी आंखों से बता सकते हैं कि वो स्टनिंगली ब्यूटीफुल है। ये स्टेला है, यॉर्कफील्ड सेंट्रल हॉस्पिटल की प्रोडिजी जीनियस डॉक्टर और साथ ही ग्रैंडपा हैस की अटेंडिंग फिजिशियन भी। ईथन, तुम आज जल्दी आ गए। डॉक्टर स्टेला, मैं जल्दी से उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा हो जाता हूं। पिछले 10 सालों में स्टेला की इस केयर के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रहा हूं। मैं इस काइंड डॉक्टर को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। स्टेला मुझे साइड में ले जाती है और पूछती है, ईथन, क्या तुम्हारे पास आजकल पैसों की कमी चल रही है? ग्रैंडपा हैस का ट्रीटमेंट फंड खत्म हो रहा है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुरंत समझ जाता हूं, मेरे पास सच में आजकल पैसों की कमी है। 5 साल पहले विवियन ने मुझे जो 5 मिलियन दिए थे वो कब के खत्म हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में मैंने खुद कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन वो सब ट्रीटमेंट और अनाथालय में चले गए। मैंने विवियन से लोन मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन वो मेरी कुछ नहीं लगती और इन सालों में वो असल में मेरे साथ काफी अच्छी रही है। मैं बस उससे मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। थैंक यू डॉक्टर स्टेला, मैं ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा।
मैं उसका ऑफर डिक्लाइन कर देता हूं। स्टेला ने पिछले कई सालों में मेरी काफी मदद की है, मैं उस पर एक और फेवर नहीं चढ़ाना चाहता। स्टेला धीरे से आह भरती है। 10 साल साथ रहने के बाद वो मेरा टेम्परामेंट अच्छे से जानती है। मैं दिखने में जेंटल और ओबीडियंट हूं, लेकिन अंदर से मैं किसी भी इंसान जितना ही जिद्दी हूं। ठीक है, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बस बोल देना, अनलेस तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। बिल्कुल, आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरी इकलौती दोस्त हैं। मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। इकलौती दोस्त? मास्क के पीछे स्टेला का चेहरा लाल हो जाता है। वो नजर उठाकर मेरा चेहरा देखती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जा चुका है और तुम अभी भी घूरे जा रही हो। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी आंखें बाहर ना गिर जाए। एक हाथ स्टेला के कंधे पर पड़ता है। चौंक कर स्टेला पीछे मुड़ती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड कीकी का चिढ़ाता हुआ चेहरा देखती है। तुम क्या बकवास कर रही हो? स्टेला उस पर आंखें रोल करती है। बाकी लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन मुझे पता है। जब भी तुम उसे देखती हो तुम्हारी आंखें लिटरली मेल्ट होने लगती हैं। कीकी उसे बिना किसी रहम के एक्सपोज कर देती है। स्टेला का ब्राइट चेहरा और लाल हो जाता है। क्या तुम चुप रहोगी? उसके और मेरे बीच में बस एक नॉर्मल डॉक्टर और पेशेंट के फैमिली मेंबर वाला एक्सचेंज है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बोल रही हो। क्या तुम खुद इस बात पर यकीन करती हो? 10 सालों से तुमने ग्रैंडपा हेस की ऐसे केयर की है जैसे वो तुम्हारे खुद के दादा हों। मैंने किसी डॉक्टर को पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते नहीं देखा। या शायद तुमने खुद को पहले ही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मान लिया है। ऑनेस्टली स्टेला, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो बस गो फॉर इट। आजकल किसने कहा है कि हमेशा लड़के को ही लड़की के पीछे भागना चाहिए? वो एक बहुत अच्छा लड़का है, सुपर हैंडसम, जेंटल, थॉटफुल। अनाथालय में इतने सारे लोग हैं, फिर भी उनमें से ज्यादातर बस थोड़ी देर के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ उसने 10 सालों तक वफादारी से उनकी केयर की है। कीकी कहती है, सीरियसली, आज की सोसाइटी में ऐसे जमीर वाले लड़के बहुत रेयर होते हैं। उसके पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के पास तो है। स्टेला की आंखों में एक कंफ्यूजन सा फ्लैश होता है। उसे अभी भी 10 साल पहले का वो दिन क्लियरली याद है, जब मैं उसके सामने भीख मांगती, सुन्न आंखों के साथ घुटनों के बल बैठा था, ग्रैंडपा हेस को बचाने की मिन्नतें कर रहा था। उस दिन अनाथालय से बहुत लोग आए थे। बाकी लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि कहीं उनका सामान तो नहीं जल गया। कुछ लोग शायद ग्रैंडपा हेस की सेफ्टी के लिए भी परेशान थे, लेकिन सिर्फ मैं अकेला था जिसका पूरा फोकस उनकी लाइफ पर था। उसके बाद उसने मुझे हर रोज दिन ब दिन ग्रैंडपा हेस के बेड के पास बैठे देखा। कहते हैं कि एक लंबी बीमारी में कोई भी बेटा आज्ञाकारी नहीं रहता, लेकिन स्टेला ने मेरे चेहरे पर कभी इंपेशेंस का एक निशान भी नहीं देखा। शायद इसी प्योर हार्टेड डिवोशन ने उसे मूव कर दिया और उसने ग्रैंडपा हेस पर ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया। टाइम के साथ हम क्लोज हो गए। जिस चीज ने हमारे रिलेशन को सच में एक गर्माहट दी, वो था 1 साल पहले हुआ एक वॉयलेंट मेडिकल डिस्प्यूट। एक पेशेंट की फैमिली के 7-8 लोग जबरदस्ती अंदर आ गए। पेशेंट जब लाया गया था तभी मौत के दरवाजे पर था और उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन उन्होंने फिर भी हॉस्पिटल और डॉक्टर को ब्लेम किया, हॉस्पिटल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और स्काई हाई कॉम्पनसेशन की डिमांड की। जब बातचीत बिगड़ गई तो उस गैंग ने पार्किंग लॉट में उस वक्त की अटेंडिंग डॉक्टर स्टेला को बुरी तरह घेर लिया और उनमें से एक ने उस पर अटैक करने के लिए चाकू भी निकाल लिया। उस क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने उसके लिए वो जानलेवा चाकू अपने ऊपर ले लिया। ठीक होने से पहले मैं पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। स्टेला यादों से बाहर आती है और एक फीकी सी स्माइल देती है। ऐसी बातें मत कहो, वो पहले से ही मैरिड है। कीकी शॉक में आ जाती है। लेकिन इन सब सालों में मैंने कभी उसकी वाइफ को नहीं देखा, ऐसा है क्या? उसकी वाइफ काम में बिजी रहती है। कितने शर्म की बात है, इतना अच्छा लड़का बहुत रेयर है। जिसके भी नसीब में वो गया है वो बहुत लकी है कि वो उसकी केयर कर रहा है। वो औरत पक्का बहुत खुश होगी। कीकी बहुत डिसअपॉइंटेड फील करती है। उसने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि अगर स्टेला कोई मूव नहीं करेगी तो वो करेगी। किसे पता था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। स्टेला का दिल कड़वाहट से भर जाता है। दरवाजे से वो अंदर वर्ड में मेरा चेहरा देखती है, ग्रैंडपा हेस के साथ हंसते और बात करते हुए, और वो बस उसी नजारे में खो जाती है।
दिन चुपचाप गुजर जाता है क्योंकि विवियन ने पहले ही कॉल कर दिया था। डॉक्टर जेनसन के साथ अपॉइंटमेंट बहुत स्मूथली हो जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर जेनसन मुझे साफ बताते हैं कि ग्रैंडपा हेस की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, बस इसके लिए एक महंगी सर्जरी की जरूरत है। ये गुड न्यूज सुनकर मेरा मूड पूरे दिन बहुत बढ़िया रहता है। वापस घर आकर देखता हूं विवियन अभी भी नहीं लौटी है। ये नॉर्मल है, पूरे साल में वो आधे से ज्यादा टाइम घर से दूर रहती है। सिर्फ काम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर रातें वो ऑफिस में ही सोती है। मुझे पता है विवियन ऐसा मुझसे कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए करती है। वो सच में अपने फर्स्ट लव से बेइंतहा प्यार करती है। उसके लिए वो खुद को एकदम प्योर रखती है। 5 सालों में बिजनेस को छोड़कर विवियन ने कभी किसी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया, मुझे भी नहीं, जो कि पेपर्स पर उसका हस्बैंड हूं। रात करीब 9 बजे मैं दलिया फिनिश करता हूं और उसके ऑफिस के लिए कैब लेता हूं। स्टर्लिंग टावर, एक 80 फ्लोर की कमर्शियल जायंट बिल्डिंग। लॉबी में जाते ही इंटीरियर किसी महल की तरह गोल्ड में चमक रहा है। मुझे स्टर्लिंग ग्रुप की दौलत पर हैरानी होती है, खासकर जब से विवियन ने टेक ओवर किया है। ये और भी ज्यादा प्रॉस्परस और वाइब्रेंट हो गया है। यहां खड़े होकर मुझे बहुत छोटा और हम्बल फील होता है और एक अनकही सी इंफीरियॉरिटी मेरे अंदर आने लगती है। घर पर विवियन के सामने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, लेकिन यहां उसकी कंपनी के टावर के नीचे खड़े होकर मुझे सच में समझ आता है कि हम दोनों के बीच का गैप असल में कितना बड़ा है। मुझे थर्मल बॉक्स दे दो। टेसा, उसकी सेक्रेटरी, हाई हील्स में एलिवेटर से बाहर आती है और कूल एटीट्यूड में अपना पतला गोरा हाथ आगे बढ़ाती है। थैंक यू। मैं उसे बॉक्स पकड़ाता हूं और जैसे ही जाने वाला होता हूं, टेसा अचानक बोलती है, डेमियन का रिटर्न प्रीपोन हो गया है, वो कल दोपहर तक वापस आ सकता है। डेमियन वही फर्स्ट लव है जिसके बारे में विवियन पिछले 5 सालों से सोच रही है। गलतफहमियों से बचने के लिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मिस स्टर्लिंग का घर खाली कर देना चाहिए। मैं नोट करता हूं, मैं पहले से ही घर ढूंढ रहा हूं। टेसा इस पर थोड़ा रुकती है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा नजरों से देखती है। उसे पता है कि मेरी और विवियन की शादी कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मेरा असली रीजन ग्रैंडपा हेस की सर्जरी और अनाथालय को दोबारा बनाने के लिए फंड इकट्ठा करना था। वो मुझे बस पैसों के लिए पीछे भागने वाले एक केप्ट मैन की तरह देखती है और हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। कभी मुझसे ढंग से बात नहीं की। उसे लगा था कि मैं चिपक जाऊंगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना समझदार निकलूंगा। मैंने उसके बोलने से पहले ही घर ढूंढना शुरू कर दिया था। यह अच्छा है, इससे उसकी मेहनत बच गई। तुम्हारे लिए यही सोचना बेस्ट है। जैसा कि तुम जानते हो, मिस स्टर्लिंग ने हमेशा सिर्फ डेमियन से प्यार किया है। यह बात सालों से नहीं बदली। इनफैक्ट उनका प्यार और भी गहरा हो गया है। मेरी बातें सुनने में शायद कड़वी लगे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो सब मत सोचना जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। एक मेंढक कभी हंस तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मिस स्टर्लिंग को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करोगे। इससे उन्हें बस प्रॉब्लम होगी। तुम्हें तो पता है मिस स्टर्लिंग हमेशा से काइंड रही है। कुछ चीजें हैं जो वो खुद से नहीं कह पाती, इसलिए मुझे उनके बिहाफ पर कहनी पड़ रही हैं। मेरी मुट्ठियां कस जाती है। मुझे अपने सीने में फ्रस्ट्रेशन की एक गांठ सी महसूस होती है, लेकिन एक लंबे मोमेंट के बाद मेरे हाथ धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। मैं नोट करता हूं, मुझे गुस्सा होने का क्या हक है? यह हमेशा से सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही तो था। ठीक है, प्लीज मेरी तरफ से मिस स्टर्लिंग को बता देना, मुझे हमेशा से अपनी जगह पता रही है और मैंने कभी कोई गलत ख्याल मन में लाने की हिम्मत नहीं की। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मूव आउट कर लूंगा। ये बोलकर मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं और वहां से निकल जाता हूं। टेसा वहीं खड़ी रहती है, मुझे जाते हुए देखती है और थोड़ा गिल्ट फील करती है। शायद अभी उसने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा ही कड़वा था। वो, विवियन और डेमियन यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे और दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड भी थे। उस टाइम उसने उनके स्वीट रोमांस को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। एक पैसों के लिए आया हुआ थर्ड व्हील। उसने अभी जो भी कहा वो अपनी
मर्जी से कहा था ताकि मैं पीछे हट जाऊं। अब ये लड़का काफी समझदार लग रहा है। यही सबके लिए बेस्ट है, चाहे मेरे लिए, विवियन के लिए या डेमियन के लिए, ये बेस्ट आउटकम है। वापस जाते हुए मुझे रियलाइज होता है कि मुझे पैक करके जल्दी निकलना होगा, इसलिए मैं जाकर एक बड़ा सूटकेस खरीदता हूं और घर पहुंचते ही पैकिंग शुरू कर देता हूं। जब तक सब कुछ पैक होता है दोपहर हो चुकी होती है। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी जाने से पहले मुझे विवियन को गुड बाय कहना चाहिए। मैं शाम के 6 बजे के बाद तक वेट करता हूं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आज रात आएगी भी या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद मैं अपना फोन उठाता हूं और एक मैसेज भेजता हूं, क्या तुम आज रात वापस आ रही हो? बहुत देर बाद विवियन बस एक वर्ड में रिप्लाई करती है, बिजी। मैं ज्यादा नहीं सोचता और वापस लिखता हूं, मैंने सब पैक कर लिया है, मैं आज रात मूव आउट कर सकता हूं। मैं पर्सनली गुड बाय बोलना चाहता था, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बस यही बोल देता हूं। चाबी और दलिया की रेसिपी डाइनिंग टेबल पर है। अब से मैं आपके लिए दलिया लेकर नहीं आऊंगा। मैं अगले कुछ दिनों तक फ्री हूं। अगर आप डाइवोर्स पेपर्स फाइल करना चाहती हैं तो मुझे कभी भी बता दीजिएगा। मुझे उसके रिप्लाई की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं फोन नीचे रखता हूं, घर की एक आखिरी बार सफाई करता हूं और फिर अपना लगेज घसीटते हुए नीचे ले आता हूं। इस जगह को पीछे मुड़कर देखते हुए, जहां मैं लगभग 5 साल रहा, मुझे एक अजीब सी उदासी फील होती है। मैं यहां इतने लंबे टाइम तक रहा, थोड़ा अटैचमेंट होना नेचुरल है। इस बार जा रहा हूं तो शायद इस जन्म में कभी वापस नहीं आऊंगा। एक पल सोचने के बाद मैं दरवाजा खोलता हूं और बाहर कदम रखता हूं। दरवाजा खोलते ही मैं फ्रीज हो जाता हूं। मेरे सामने एक खौफनाक डार्क चेहरा खड़ा है। मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक जाती है। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। इतने टाइम साथ रहने के बाद यह पहली बार है जब मैंने विवियन के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा है। वो हमेशा से एलिगेंट, कूल और इंटेलिजेंट रही है, किसी ऐसी परी की तरह जो दुनिया की चीजों से अनटच्ड हो। वो चाहे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, उसने आज तक ऐसा डरावना चेहरा नहीं बनाया था। ये सब देखकर मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैं ध्यान से इसके बारे में सोचता हूं। मैंने जो भी किया सब उसकी मर्जी के हिसाब से था। वो चाहती थी कि मैं मूव आउट करूं, तो मैं उसी रात मूव आउट कर रहा था। वो अभी भी गुस्सा क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पर्सनली गुड बाय कहे बिना जा रहा था कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है? वैसे भी वो बॉस है। मेरे जैसे एम्प्लॉय का ऐसे ही चले जाना सही नहीं लगता। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट झलक आती है। आई एम सॉरी मिस स्टर्लिंग, मुझे पर्सनली गुड बाय कहना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता विवियन अचानक वापस क्यों आ गई, लेकिन वो शायद इसलिए परेशान है कि कहीं मैं विला से कुछ ले ना जाऊं। आखिरकार अंदर बहुत सी कीमती चीजें हैं, खासकर वो गिफ्ट्स जो डेमियन ने उसे दिए थे। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि विवियन उन गिफ्ट्स को कितने खजाने की तरह रखती है, जैसे वो लाखों की कीमत वाली घड़ी। उसने उस घड़ी को डिस्प्ले करने के लिए एक 6 फिगर कीमत वाला प्रेजेंटेशन केस खरीदा था, जो उसकी स्टडी के सबसे प्रोमिनेंट स्पॉट पर रखा है, जैसे कि बस उसे घूरती रहे और उसकी यादों में खोई रहे। घर भर में लाखों और करोड़ों की घड़ियां, पेंटिंग्स और एंटीक्स रखे हैं। उनमें से किसी को भी मुझसे छिपाकर या गार्ड करके नहीं रखा गया था। अब जबकि मैं जा रहा हूं तो उसकी ये कंसर्न समझ आती है, इसलिए मैं जल्दी से कहता हूं, मैं सिर्फ अपने कपड़े और ऐसा ही कुछ सामान ले जा रहा हूं। मैं चेक करने के लिए आपके सामने सूटकेस खोल सकता हूं या मैं वेट कर सकता हूं जब तक आप मेरे जाने से पहले अपना सामान चेक कर लें। तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? विवियन अचानक कहती है। मैं फ्रीज हो जाता हूं और मन ही मन अपनी लंबी जुबान को कोसने लगता हूं। अगर मैंने ऐसा सोचा भी था तो मुझे जोर से बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा कहने से वो पैटी और मतलबी लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी से इसे सुधारने की कोशिश करता हूं। मिस स्टर्लिंग, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अंदर। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, विवियन मुझे बहुत कोल्ड तरीके से बीच में ही काट देती है और इसके साथ वो अंदर चली जाती है। उसे आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा डिसओरिएंटेशन फील होता है। विवियन की चाल हमेशा से एलिगेंट रही है। उसका हर कदम किसी गॉडेस की तरह ग्रेसफुल होता है, जिसे देखना एक सुकून है। लेकिन अभी वो थोड़ी चिड़ी हुई लग रही है। उसके कदम बड़े और फोर्सफुल है।
पजल्ड होकर मैं अपना सूटकेस उसके पीछे पीछे खींचने लगता हूं, ये सोचकर कि वो शायद चाहती है कि मैं वापस अंदर जाऊं ताकि वो पहले अपना सामान चेक कर सके। आखिरकार ऐसी पब्लिक जगह पे उसके जैसी ग्लैमरस सीईओ अपनी फेस वैल्यू नहीं गिरा सकती, इसलिए उसे वो रिस्पेक्ट देना ही बेस्ट है। एक बार अंदर आने के बाद मैं अपनी मर्जी से अपना सूटकेस खोल देता हूं। 5 साल पहले जब मैं पहली बार इस घर में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, बस कुछ सस्ते कपड़े थे। अब इस सूटकेस में जो कपड़े हैं वो सब बाद में खरीदे गए थे और उनमें से कोई भी सस्ता नहीं है। बात यह नहीं है कि मैं फिजूल खर्ची करता हूं। पेपर पे विवियन का हस्बैंड होने के नाते अगर मैं फटे पुराने या सस्ते कपड़े पहनूंगा तो इससे उसकी ही इमेज खराब होगी। इसके अलावा मैं एक एक्टर हूं तो मुझे उस हिसाब से दिखना भी पड़ता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग आपको जज करने से पहले आपके कपड़ों से आपको जज करते हैं। कपड़ों के अलावा सूटकेस में कुछ एक्टिंग की बुक्स, एक लैपटॉप और 2 घड़ियां हैं जो विवियन ने मुझे दी थी। दोनों घड़ियां काफी महंगी हैं, यहां तक कि जो सस्ती वाली है उसकी कीमत भी 1 लाख से ज्यादा है। ये पिछले 2 सालों में विवियन की तरफ से मुझे मिले बर्थडे गिफ्ट्स थे। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। वो सूटकेस की तरफ देखती भी नहीं है। उसकी स्टनिंग आंखें बस मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जिनमें हल्का सा गुस्सा सुलग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगती है। इतनी पावरफुल प्रेजेंस वाली एक सीईओ के ऐसे घूरने से सच में बहुत अनईजीनेस होती है। क्या उसे लगता है कि मैंने चुपचाप उसके लग्जरी आइटम्स छुपा लिए हैं? उसका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूं और सामने इतने महंगे लग्जरी आइटम्स हैं। कितने लोग ऐसे लालच को रोक पाते? क्या आप पहले चेक करना चाहेंगी? ईथन, क्या तुम्हें यह कोई मजाक लग रहा है क्या? मैं अपना सिर उठाता हूं और उसकी धधकती हुई आंखों से आंखें मिलाता हूं। अपना सामान वापस अपने रूम में ले जाओ, वो तीखी आवाज में कहती है। फिर तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगेज वापस रूम में ले जाने को कह रही है। क्या वो ये प्लान कर रही है कि जब वो अपनी चीजें गिन लेगी उसके बाद ही मुझे जाने देगी? बिजनेस की दुनिया में विवियन एक क्वीन है, एक बहुत ही ब्रिलियंट और फेमस बिजनेस वुमेन। लेकिन डेली लाइफ में वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड है। वो अक्सर भूल जाती है कि उसने चीजें कहां रखी हैं। उसके पास इतने सारे लग्जरी आइटम्स हैं, वो शायद उनमें से ज्यादातर के बारे में तो भूल ही चुकी है। उन सबको गिनने में काफी टाइम लग सकता है। मैं हेजिटेट करता हूं, श्योर नहीं हूं कि रुकूं या चला जाऊं। आखिरकार मैं अपना सिर नीचे करता हूं और लगेज घसीटते हुए वापस अपने रूम में ले जाता हूं। ठीक है, उसे पहले अपनी चेकिंग खत्म कर लेने देते हैं। अगर सच में कुछ गायब हुआ और उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया तो शायद मैं जेल भी पहुंच सकता हूं। मैं आज रात खाना नहीं बनाता और ना ही उससे पूछता हूं कि उसने कुछ खाया है या नहीं। मेरा मूड बहुत रेस्टलेस है। डेमियन कल दोपहर वापस आ रहा है और विवियन शायद उसे यहां भी ले आए। विवियन को लेकर किसी गलत ख्याल को मन में लाने की मेरी कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी नाक के नीचे अपना प्यार जताते हुए या शायद उससे भी आगे बढ़कर कुछ करते हुए देखना, वो मेरे लिए टॉर्चर होगा। क्या मेरी किस्मत में यह सफर करना ही लिखा है? खैर, मैंने उसके पैसे लिए हैं तो थोड़ा सफर करने में क्या जाता है। मैं बेड पर बस करवटें बदलता रहता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे फाइनली कब नींद आ जाती है। अगले दिन मैं बहुत लंबे टाइम बाद देर तक सोता हूं। जब मैं उठता हूं तो 9 बज चुके होते हैं। विवियन घर पर नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहां जाऊं। मुझे नहीं पता कि उसने कल रात अपना सामान चेक करना खत्म किया या नहीं। मैं कॉल करके पूछने का सोचता हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे याद है कि कल रात जब यह बात उठी थी तो वो कितने गुस्से में थी। वर्स्ट केस में अगर वो आज रात डेमियन को यहां ले आई तो मैं होटल में रुकने का कोई बहाना बना लूंगा और उन्हें उनका स्पेस दे दूंगा। मैं पूरा दिन घर पर स्क्रिप्ट स्टडी करते हुए बिताता हूं और पता ही नहीं चलता कब शाम के 5 बज जाते हैं। मेरा दिमाग भटकने लगता है। डेमियन अब तक वापस आ चुका होगा। विवियन ने इतने सालों तक उसे मिस किया है। वो अभी पक्का बहुत खुश होगी। इस वक्त वो दोनों क्या कर रहे होंगे? ये सोचते सोचते मैं थोड़ा ख्यालों में खो जाता हूं। कभी कभी मुझे काफी इंफीरियॉरिटी फील होती है, खासकर डेमियन जैसे एक टॉप क्वालिटी मैन के सामने, जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना बढ़िया है और लुक्स इतने हैंडसम है। वो एक बहुत बड़ा स्टार है और लोग कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। वो हर तरह से एक्सेलेंट है। उसके मुकाबले मैं बस एक अनाथ हूं जिसके कोई माँ बाप नहीं है।
एक 18वें टियर का नोबडी एक्टर जिसे बस छोटे मोटे रोल्स मिलते हैं, हर तरह से कुचला हुआ। कोई हैरानी की बात नहीं कि विवियन जैसी एक औरत, एक स्टनिंग सीईओ, उसके इतने गहरे प्यार में पागल है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं विवियन से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इस मोमेंट पर मुझे डेमियन से थोड़ी सी जलन जरूर हो रही है। मैं अपना फोन उठाता हूं और अचानक टेसा की एक पोस्ट देखता हूं। फोटो में डेमियन और विवियन एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। मुझे मानना पड़ेगा, डेमियन सच में हैंडसम है। एक आदमी के पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि वो हर एंगल से हैंडसम है। विवियन के बगल में बैठे हुए वो एकदम परफेक्ट गोल्डन कपल लग रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, इन सब के बाद भी ये तुम ही हो। मैं इस कपल को 1000 सालों तक शिप करूंगी। मैं खुद को देखने से रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इस फोटो को बार बार घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। इसमें विवियन का चेहरा स्माइल से भरा हुआ है, एक ऐसी सॉफ्टनेस जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मतलब वो स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल सिर्फ उसके लिए है जिससे वो प्यार करती है, और मैं तो बस उसका एक एम्प्लॉय हूं जो कभी उसकी स्माइल के लायक नहीं था। मैं एकदम बुझे हुए मन से फोन नीचे रख देता हूं। मेरे अंदर इमोशंस का एक जाल सा उलझ गया है। मैं इतना अनमोटिवेटेड हूं कि खाना बनाने का मन ही नहीं है। मैं बहुत कम ही टेक आउट ऑर्डर करता हूं। विवियन शायद आज रात वापस नहीं आएगी। उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह है। आखिरकार मेरे जैसे एक थर्ड व्हील के घर में रहते हुए जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, वो शायद ही उसे यहां लाएगी। अगर उन्हें अपनी पुरानी यादें ताजा भी करनी होंगी तो वो शायद किसी होटल में चेक इन करेंगे। मैं मन मारकर अपना टेकआउट खा ही रहा होता हूं कि तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। मैं पजल्ड हूं। टेकआउट तो पहले ही आ चुका है, अब कौन नॉक करेगा? क्या प्रॉपर्टी स्टाफ में से कोई है? मैं दरवाजे तक जाता हूं, उसे खोलता हूं और फ्रीज हो जाता हूं। ये विवियन है। वो वापस क्यों आ गई? क्या उसे डेमियन के साथ किसी होटल में एक दूसरे से दिल की बातें नहीं करनी चाहिए थी? मैं उसके पीछे झांकता हूं, लेकिन वो अकेली है। डेमियन का कोई नामो निशान नहीं है। क्या देख रहे हो? वो भौहें सिकोड़ते हुए पूछती है। ओ कुछ नहीं, आप वापस क्यों आ गई? मैं बिना सोचे तुरंत पूछ लेता हूं। विवियन झिड़कते हुए कहती है, ये मेरा घर है, क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए? क्या मेरे कहने का वो मतलब था? तुम्हारा फर्स्ट लव आज वापस आया है। तुम दोनों के पास बात करने के लिए अनगिनत बातें होनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी किसी होटल में मजे नहीं करने चाहिए? मेरी ये सब बोलने की कोई हिम्मत नहीं होती। मैं बस ऑकवर्ड तरीके से हंसता हूं और उसे अंदर आने देता हूं। मैं सोचता हूं कि विवियन एक प्राउड औरत है और बहुत ट्रेडिशनल भी है। उसका प्राइड उसे पहली ही मुलाकात में खुद को सौंप देने की इजाजत कभी नहीं देगा। मुझे हमेशा से पता है कि बाहर की दुनिया जानती है कि वो मैरिड है, फिर भी बहुत से टॉप टियर के आदमी उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वो उनके साथ हमेशा कोल्ड रहती है। वो कभी किसी और आदमी के बहुत करीब नहीं गई, ना ही उसका कोई स्कैंडल सामने आया है। अलग अलग देशों में इतने सालों तक दूर रहने की वजह से शायद वो थोड़ा डिस्टेंट फील कर रहे हो। थोड़ा टाइम दोबारा एक दूसरे को जानने के बाद शायद वो पूरी तरह से डेमियन के लिए अपना दिल खोल दे। तुम खाना बनाने की बजाय ये खा रहे हो? वो अंदर आती है, टेबल पर रखे टेकआउट बॉक्सेस को देखती है और पूछती है। आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था तो मैंने टेकआउट ऑर्डर कर लिया। क्या आपने खाना खा लिया? मैं आपके लिए कुछ बना सकता हूं। मुझे पता है उसने डेमियन के साथ वेस्टर्न फूड खाया है। वो शायद मुझे दोबारा खाना बनाने के लिए नहीं कहेगी। तुम्हारा मूड क्यों नहीं था? वो मुझे देखते हुए अचानक पूछती है। उसी पल उसकी नजर टेबल पर रखे मेरे फोन पर पड़ती है। खाना खाते हुए मैंने बहुत ही शर्मनाक तरीके से उस फोटो को फिर से खोल लिया था और जूम इन भी कर रखा था। विवियन पहली ही नजर में उस फोटो को देख लेती है और उसकी भौहें तन जाती हैं। मैं उसकी नजर को फॉलो करता हूं और मेरा चेहरा एक सेकंड में ब्राइट रेड हो जाता है। मैं लगभग झपटते हुए फोन उठाता हूं और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता हूं। हकलाते हुए कहता हूं, ये मुझसे गलती से खुल गया था। मैं अभी बस गायब हो जाना चाहता हूं। मेरा सच में मन कर रहा है कि कोई गड्ढा खोदूं और खुद को उसमें दफना लूं। इतना एम्बैरेसिंग है ये। मैं शर्म से मर जाना चाहता हूं। मैंने फोन पहले क्यों नहीं बंद किया? मैं बस हवा में गायब होना चाहता हूं। विवियन मुझे एक डीप मीनिंग वाली नजर से देखती है और उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठता है।
मेरा सिर नीचे झुका होने की वजह से मैं उसके चेहरे पर आई उस पल भर की स्टनिंग चार्म को नोटिस ही नहीं कर पाता। ज्यादा टेक आउट खाना तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, विवियन कहती है और फिर सीधे स्टडी की तरफ चली जाती है। मैं राहत की एक गहरी सांस लेता हूं। लगता है उसने इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला। उसके दिल में सिर्फ डेमियन है। शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। मैं खुद को कोसता हूं कि मैं बिना बात के टेंशन ले रहा था। मैं जल्दी से अपना डिनर फिनिश करता हूं, टेक आउट बॉक्सेस साफ करता हूं और उन्हें फेंकने के लिए नीचे ले जाता हूं। जैसे ही मैं वापस मुड़ने वाला होता हूं, मैं एक बहुत ही क्लासी और नोबल दिखने वाले आदमी को दूर से आते हुए देखता हूं। वो उसका फर्स्ट लव डेमियन है।